हेलो, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज का जो टॉपिक है, वाई बर्ड डू नॉट गेट इलेक्ट्रिकल शॉक ऑन पावर लाइंस। तो आपने बड़ी बार देखा होगा कि बड़े सारे जो पक्षीज़ होते हैं वो जो हमारे पास पावर लाइंस होती है वहाँ पर जो है वो बैठे होते हैं, पर उनको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं पड़ता है। बट इलेक्ट्रिकल शॉक कब पड़ता है कब नहीं पड़ता है, तो उसके थोड़े से मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए हमें वोल्टेज एंड करंट बहुत सारा ज़रूरी है। अब ये दोनों के बिना आपका जो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग सकता। अब वोल्टेज होगी, उसके साथ करंट आएगा, करंट की वजह से आपका जो है कंप्लीट पाथ मिलेगा और कंप्लीट पाथ की वजह से आपका जो है करंट फ्लो करेगा। सेकंड केस होता है कि हमारे पास इनकम्प्लीट सर्किट में भी हमारे पास जो है शॉक जो है देखने को मिलता है। ये हमारे पास जो है हाई वोल्टेज लाइन्स में जनरली हमें जो है देखने को मिलता है कि हमारा जो इनकम्प्लीट सर्किट है बट उसमें भी शॉक देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल पहला हम केस करते हैं कि हमारे पास R/B 3 फेज़ लाइन है, न्यूट्रल मैंने अभी लगाई नहीं है क्योंकि उसका काम भी नहीं है यहाँ पे। तब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बर्ड बनाया है, थोड़ी मेहनत की है, थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर ये बर्ड अगर यहाँ पर बैठता है तो इस बर्ड को शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है इस लाइन में वोल्टेज सेम होगी, इस लाइन की अब अलग वोल्टेज होगी और इस लाइन की अलग वोल्टेज होगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये अभी R के ऊपर बैठा है तो इसकी जो वोल्टेज है वो सेम है थ्रू आउट पूरे में। अब होता क्या है कि जो हमारे पास जो लाइन इस्तेमाल करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होगा हैज़ कम्पेयर टू बर्ड वो बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होगा। तो करंट का बेसिक फंडा है कि करंट वहीं पर फ्लो करता है जहाँ पर उसको एक मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ मिले। फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन का रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाता है हैज़ कम्पेयर टू बर्ड का और बर्ड का इसके रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, तो करंट लाइन में ना फ्लो करते हुए इस बर्ड में से फ्लो करेगा और जो बर्ड है वो उस समय उसकी जो है डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर अगला केस आता है हमारे पास, जैसे हमारी चील आ रही है। अब फॉर एग्जांपल चील है, जब ये 2 R और Y फेस है तो बड़े बड़े जो हमारे पास बड़े पक्षीज़ होते हैं उसमें क्या होता है कि उनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आ रहा है तो यहाँ पर ये जो है अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये इस लाइन में बैठता है, क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम होती है बैठने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है बर्ड की, बट जब बर्ड उड़ती है उड़ के इधर बैठेगी यहाँ से उड़ के जाएगी तब हमारे पास प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये चील है, अगर ये उड़ते हुए आई, अगर फॉर एग्जांपल इसको कहीं भी बैठना है तो उड़ते हुए इसके जो विंग्स हैं वो दोनों इस दोनों में टच कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो जैसे ये टच कर देंगे तो R और Y फेज़ है हमारे पास। जैसे अब क्या होगा कि R फेज़ का अलग पोटेंशियल होगा और Y फेज़ का एक अलग पोटेंशियल होगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो करंट है वो फ्लो कर जाएगा और जिसकी वजह से जो ईगल है उस समय उसकी जो डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक दो ये वाला केस देख सकते हैं कि कैसे इसकी डेथ हुई, क्योंकि बर्ड जब उस पर बैठेगा या उससे उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके विंग्स बड़े होंगे, तो उसके थ्रू R और Y फेज़ अलग अलग डिफरेंस इन वोल्टेज और जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा और आपका जो ईगल है या कोई भी बर्ड है उसके समय उसकी डेथ हो जाएगी, उसको शॉक लग जाएगा। सेकेंड केस आता है C, जो कि इनकम्प्लीट पाथ की वजह से हुआ है। इनकम्प्लीट पाथ फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने R और Y फेज़ ले लिए। फॉर एग्जांपल ईगल अभी सिर्फ इधर है, इसने R को टच Y को टच किया है पर R को भी तक इनकम्प्लीट टच किया है। बट होता क्या है कि जब भी हम हाई वोल्टेज में बात करते हैं तो हाई वोल्टेज में जो आसपास की एयर होती है वो हो जाती है एनर्जाइज। जैसे मैंने देखा एनर्जाइज ऑफ एन एयर, तो ये दो कंसेप्ट के ऊपर होती है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसके दो कंसेप्ट से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता क्या है? इट इज़ अ फिनोमिना इन विच हाई वोल्टेज the high electrical field cause an dielectric medium to generate a free charge and start conduction। तो ये होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का इसमें ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमारे पास है एक एटम और उसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एटम होगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं ना कहीं उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी इन दोनों में, क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक तरीके से इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी। पर जब भी लाइन में वोल्टेज एंड करंट फ्लो करती है तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न होगी। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सेपरेट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेपरेट होता है तो हमें एक बेसिक कंसेप्ट पता ही है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बट अब इसमें यह आता है कि जो फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट में करते हैं, ये आप मेरे को जो कमेंट सेक्शन में बताओगे, इससे मुझे पता चलेगा। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल का जो स्टूडेंट है उसकी नॉलेज के बारे में पता चलेगा, और बाकी को अगर नहीं पता है तो मैं लास्ट जो है मैं वीडियो में बता दूंगा एंड तक, तभी आप जो है इस वीडियो को देखोगे, वरना आप बीच में छोड़ के जा सकते हो। तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें जो है सेपरेट कर जाएगा।
अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेपरेट करेगा तो करंट जो है स्टार्ट कंडक्शन इन दैन एयर। तो ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो आप देख सकते हैं। अब अलग आता है हमारे पास एक और आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए इन पावर, जब हम कोरोना लॉसेस को पढ़ते हैं। अब आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट अ मटीरियल कैन टॉलरेट इज कॉल्ड एन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये हमेशा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर डिपेंड होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ना कि वोल्टेज के ऊपर। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, पर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर होती है। तो ये आप देख सकते हो। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जो एयर होती है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 21.2 kV, ये आरएमएस वैल्यू की बात बता रहा हूँ, पर सेंटीमीटर में होती है। अगर मैं इसकी डीसी की बात बताऊँ तो होती है 14 kV पर सेंटीमीटर, और अगर मैं पी की बात बताऊँ तो 30 kV पर सेंटीमीटर हमें जो है एयर को देखने को मिलती है। जिसके थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी एयर है वो आयनाइजाइज हो जाती है। अब आयनाइजाइज होने की वजह से क्या होता है कि इसमें हमारे पास फ्लैश ओवर हो जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आयनाइजाइज होगी और ये जो वाई फेज है वो यहाँ तक पूरा वाई तक, यहाँ तक वाई आ जाएगा पूरा, यहाँ तक वाई है और यहाँ तक आर है, तो उसके बीच में जो गैप है आर और वाई का अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लैश ओवर हो जाएगा। फ्लैश ओवर क्यों होगा, जैसे मैंने आपको बताया एनाजाइज ऑफ एन एयर, तो जिसके थ्रू भी हमारे पास इनकम्प्लीट पाथ पर भी जो बड़े पक्षी हैं उनकी जो है डेथ हो जाती है इलेक्ट्रिकल शॉक से। अब इसमें जो है हमारे पास अगला पॉइंट आता है डी पॉइंट। तो डी पॉइंट के बारे में अगर हम बताएं तो ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है कि हाई वोल्टेज जो लाइन होती है उसमें गैप ज़्यादा होता है। अब ये गैप ज़्यादा होने के कारण होते हैं, पहली बात तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कंसेप्ट है, और सेकंड जो होता है सैग, क्योंकि क्या होता है कि हमें सैग का पता होता है कि सैग मीन्स से झूलना। अब होता है क्या है कि जैसे हमारा टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ता है तो जो हमारा सैग होता है लाइन में वो बढ़ जाता है, और जो सैग होता है विंटर में वो कम हो जाता है, और फिर उसमें जो लाइन में स्ट्रेस होता है। तो इन कंसेप्ट की वजह से जो हाई वोल्टेज में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है और लो वोल्टेज में हमारे पास जो गैप होता है वो कम होता है। अब इसमें एक वोल्टेज वाला भी कंसेप्ट है और एक सैग वाला भी कंसेप्ट है। अब होता है कि हाई वोल्टेज में गैप ज़्यादा होने की वजह से अब क्या होता है कि जो हमारे पास पक्षी होते हैं वो कहीं बार जो बच भी जाते हैं। ऐसी नहीं कि कई बार जैसे ये छोटा पक्षी है तो ये इधर से चल जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी जो एनाजाइज एयर के कॉन्टैक्ट में अगर ये नहीं आता है तो ये मज़े से चल जाएगा। अगर ये एनाजाइज एयर के कॉन्टैक्ट में आता है और आर वो वाई की वजह से फिर इसमें फ्लैश ओवर हो सकती है, ये इसमें मर सकता है। बट अगर ये इतनी दूर है और एनाजाइज नहीं है एयर तो ये मज़े से चल जाएगा। बट यही पक्षी अगर फॉर एग्जांपल की लो वोल्टेज में बात करते हैं तो लो वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में अगर स्पेसिंग कम है और ऐसे जैसे पक्षी जो है वो आ जाते हैं तो वहाँ पर जो उनको ज़्यादा डेथ होने का ज़्यादा चांसेस या शॉक होने का ज़्यादा चांसेस जो है देखने को मिलता है। तो आपको जो है मेरी वीडियो से पता चल गया होगा कि किस तरीके से बर्ड जो है वो उसको शॉक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। छोटे पक्षी, बड़े पक्षी, क्या क्या ये कारण है जिसकी वजह से ये शॉक लग सकता है। मेजर जो है वो हमारे पास जो पक्षी है वो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में की वजह से ही मरते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि बैट है तो चमगादड़ जैसे आपने देखा होगा, तो रात में क्या होता है कि चमगादड़ क्या होता है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा लाइन में उल्टा लटका होता है। बट अगर जो बड़े बड़े चमगादड़ होते हैं वो क्या होता है कि आर और वाई फेस के साथ टच हो जाते हैं और वहीं पर उनको शॉक लग के उनकी डेथ हो जाती है, और वहीं पर वो लटकते हुए आपने जो है अपनी जो है दिनचर्या में देखा होगा। तो ये इस कंसेप्ट के थ्रू जो है इनको शॉक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।